हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ यहाँ पे सीटेट 2023-24 का जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है नेक्स्ट मंथ में, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एक नंबर के आपके क्वेश्चन इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ ही लेता है। विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। वृद्धि और विकास दोनों की बात करेंगे यहाँ पे। और जो डेवलपमेंट होता है उसको कौन कौन सी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो उसको प्रभावित करती हैं, उस पर अच्छा प्रभाव भी डाल सकती हैं और बुरा प्रभाव भी डाल सकती हैं। और ये आपके सिर्फ सीटेड में ही नहीं इम्पॉर्टेंट है। आप अगर बीएड कर रहे हैं, आप अगर बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भी आपका ये टॉपिक है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, और या फिर उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। ये आपका बाल विकास का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे आपको देखना है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ आप लोग का, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों को अगर डेली बेसिस पे आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल द्वारा प्रोवाइड वीडियोस देखते हैं तो आप लोग सीटेट हो या फिर यूपी टेट हो या फिर कोई भी स्टेट टेट हो आपका, उसके एग्ज़ाम को आसानी से आप लोग क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि वृद्धि क्या होती है। मोटे मोटे भाषा में आप सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर से मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। वृद्धि व्यक्ति के शरीर से संबंधित होता है। हम आप जो भी बचपन में पैदा होते हैं, सभी लोग देखते होंगे कि सभी के हाथ पैर छोटे छोटे होते हैं। धीरे धीरे उसके हाथ पैर उंगलियां बड़ी होने लगती हैं। तो जिन चीज़ों को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, उसको माप सकते हैं। पहले आप 2 फीट के रहे होंगे, बच्चे रहे होंगे तो 1.5 फीट के रहे होंगे, 1 फीट के रहे होंगे, जो भी रहा होगा। अब आप 5 फीट के होंगे, 5.5 फीट के होंगे, 6 फीट के होंगे, 6.5 फीट के होंगे। तो क्या है, कैसे पता चल रहा है, आप उसको माप पा रहे हैं। तो जिस चीज़ को आप माप पा रहे हैं, जिस चीज़ को आप देख पा रहे हैं, उसको क्या होगा, जिसको टच कर पा रहे हैं, वो क्या है, वृद्धि के अंतर्गत आता है। मानव शरीर की वृद्धि जो होती है वो 18 से 20 साल तक के लगभग उम्र तक होती है। उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, एक समय के बाद हमारी वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। मानव शरीर के आकार, भार व कार्य क्षमता आदि में वृद्धि देखा जा सकता है। वृद्धि एक क्या है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, सभी में होता है नॉर्मली। एक्सेप्शन केस अलग है, लेकिन नॉर्मली वृद्धि सभी इंसानों में, सभी जानवरों में एक समय तक होता रहता है, लेकिन एक समय के बाद वो जाके रुक जाता है। इसी के अपोजिट अगर विकास की बात की जाए तो विकास मानव शरीर से लेकर व्यक्ति के संपूर्ण हिस्सेदारी में विकास होता है, चाहे वो शारीरिक हो। वृद्धि जो है वो विकास के अंतर्गत आ सकती है, लेकिन जो विकास है वो वृद्धि के अंतर्गत नहीं आ सकता। ठीक है, शारीरिक जो वृद्धि होगी वो विकास के अंतर्गत आप मान सकते हैं। मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, इन सभी में जो भी परिवर्तन होता है वो विकास कहलाता है। विकास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मानसिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जो विकास होता है वो व्यापक रूप होता है, और वृद्धि जो होती है वो संकुचित रूप होती है, छोटा पार्ट होता है। और यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखा गया, लेकिन मैं आपको बता दूँ, सुन लीजिएगा। विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। आप जब से माता के गर्भ में रहते हैं तब से लेके जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक आपका विकास होता रहता है। समझ गए? यानी कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी भी नहीं रुकती है। अब आपका आता है वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विकास को हो या फिर वृद्धि हो, इनको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारकों या तत्व के को 2 श्रेणियों में यहाँ पे विभाजित किया गया है। पहला जो श्रेणी है वो है अनुवांशिक कारक, हेरिडिटी जिसको कहते हैं। तो पहले हम अनुवांशिक कारक के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे दूसरे कारक को देखेंगे। तो अनुवांशिक कारक क्या है? अनुवांशिक कारकों के अंतर्गत जन्म से प्राप्त शारीरिक संरचना, आकार, प्रकार और बुद्धि आदि बालकों के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। अनुवांशिक गुणों के लिए पीटरसन ने कहा है, मनोवैज्ञानिक है, किसी व्यक्ति को माता पिता के माध्यम से उसके पूर्वजों के गुण प्राप्त होते हैं, उसे अनुवांशिकता कहते हैं। सभी को पता भी होगा अनुवांशिक के बारे में, अनुवांशिकता के बारे में। लेकिन अनुवांशिक कारक क्या होते हैं, जैसे उसकी शारीरिक संरचना कैसी है, आकार कैसा है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, मोटा है, गोरा है, काला है, ये अपने माता पिता से ही आपको प्राप्त होती है। उसकी बुद्धि किस प्रकार से है, ठीक है, ये सब क्या है, अनुवांशिक कारक है।
इस पे किसी का ये नहीं है कि जोर चलता है इसको हम बदल सकते हैं। ये अनुवांशिक है, आपके माता पिता जैसे होंगे वैसे ही आप भी होंगे। एक्सेप्शन केस हर जगह पे अलग होता है। तो अनुवांशिक कारक में क्या है, पहला देखिए है शारीरिक संरचना। अब देखते होंगे आप लोग जो वेस्ट इंडीज़ के जैसे खिलाड़ी हो गए, क्रिकेट की बात कर ली जाए तो उनकी फिजिक्स जो होती है, शारीरिक बनावट होती है, वो एशिया के लोगों से काफ़ी अलग होती है। ठीक है, तो उसमें क्या कोई कर सकता है, वो अनुवांशिकता जैसी है उनकी वैसे वो अपनी बनावट पाते हैं, शारीरिक संरचना पाते हैं। शारीरिक संरचना के अंतर्गत शरीर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार, चेहरा आदि आते हैं। जो लोग शरीर से लंबे, वरिष्ठ, सुंदर तथा आकर्षक होते हैं वे प्रायः खेल कूद, यहाँ पे व्यायाम होगा, जिम्नास्टिक, मॉडलिंग, अभिनय के क्षेत्र में सफल रहते हैं। इसी तरह बहुत नाटे या मोटे लोग भी अपने लिए उपयुक्त व्यवसाय का चयन कर तदनुसार अपना विकास कर सकते हैं। यानी कि उनके कार्यों में, उनकी क्षमताओं में उनके शारीरिक संरचना का बहुत प्रभाव पड़ता है। यानी कि आपके वृद्धि हो गई या फिर विकास हो गया, उनमें आपके अनुवांशिक कारक में शारीरिक संरचना का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा, लिंग भेद। लिंग भेद का मतलब है, आपने सुना होगा कि ये लड़की है तो ये काम नहीं कर सकती, लड़का है तो ये काम कर सकता है। तो ये लिंग भेद है एक तरह से। तो ये क्या है, ये भी अनुवांशिकता पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपका लिंग, जेंडर जो है वो तो अनुवांशिक ही है। शारीरिक संरचना के अंतर्गत शरीर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार, यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला ही लिखा गया है, ये वाला ही चीज़ आ गया है। इसमें मैं मोटे मोटे बता देता हूँ आप लोगों को। लिंग भेद में यही है कि आप जो अनुवांशिक तौर पे आपका जेंडर है, चाहे वो फीमेल है, मेल है, पुरुष है, स्त्री है, तो वो आपका डिपेंड करता है किस पे, वो अनुवांशिक कारक पे डिपेंड करता है। लिंग भेद बहुत बड़ा यहाँ पे आपके विकास में बाधक के रूप में काम कर सकता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे संवेगात्मक विशेषताएं। संवेगात्मक विशेषताओं में देखिए यहाँ पे है, प्रत्येक व्यक्ति में मूल प्रवृत्तियाँ और संवेग जन्म से ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में कुछ बालक जन्म से ही क्रोधी होते हैं तथा जन्म से ही विनम्र तथा सहृदय होते हैं। दोनों के व्यक्तित्व में के विकास में उनकी मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव देखने को मिलता है। मूल प्रवृत्तियों के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, जैसे उनका संवेग होता है, ठीक है, जैसे क्रोध करना, हंसी मजाक करना, विनम्र रहना। तो ये क्या है, संवेग है इंसान के। ये क्या है, आपको अपने माता पिता से मिलता है। होता है ना, छोटे बच्चे क्रोध करते हैं तो ये कहते हैं कि ये अपनी मम्मी को पढ़ा है या अपने पापा को पढ़ा है। तो ये संवेगात्मक विकास जो होता है, इसमें आपका संवेगात्मक विशेषताओं में आपके अनुवांशिकता का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये आपके विकास में ये भी एक तरह से बाधा या रुकावट का काम कर सकता है। अगला है यहाँ पे बुद्धि। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में बुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अनुभव के आधार पर यह पाया गया कि अधिक बुद्धि वाले बालकों का विकास तीव्र गति से होता है। अगला पॉइंट है वंश या प्रजाति। मानव शास्त्र का अध्ययन करने वाले लोगों ने बताया है कि विभिन्न देशों की प्रजातियों का विकास विभिन्न मात्रा में पाया जाता है। उदाहरण के लिए, निग्रो लोगों के बच्चों की प्रौढ़ता शुरू के वर्षों में श्वेत वर्ण वाले बच्चों की पूर्णता से 80% अधिक होती है। निग्रो क्या मतलब है, वही जो ब्लैक पर्सन जिनको कह सकते हैं। एक एग्जांपल के रूप में मैंने बताया था आपको, वेस्ट इंडीज़ के जो खिलाड़ी होते हैं उनको देखा होगा आप लोगों ने। तो उनकी जो क्षमता होती है, उनका शारीरिक बनावट होता है, वो श्वेत वर्ण वाले बच्चों से 80% अधिक होता है शुरुआती के वर्षों में ही। आंतरिक संरचना क्या है, आंतरिक संरचना में देखेंगे शरीर के बाहर की संरचना के साथ साथ इनकी आंतरिक संरचना भी व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अंतर्गत हड्डियों की बनावट, मस्तिष्क की संरचना, पीनियल थायराइड तथा पैराथायराइड ग्रंथि एवं यकृत, अग्नाशय, हृदय आदि की क्रिया प्रणाली का विशेष योगदान रहता है। किसी किसी को कुछ भी खिला दीजिए पच जाता है, किसी किसी को थोड़ा सा भी ऊपर नीचे खिला दीजिए तो उनके पेट में गड़बड़ी हो जाती है। तो क्या है, आंतरिक संरचना उस इंसान की कैसी है, वो भी उसके विकास में या वृद्धि में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव डालती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, देखेंगे यहाँ पे वातावरण का आता है। आपका पहला अनुवांशिक था, अब दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वातावरण। अनुवांशिक कारकों के बाद वातावरण से संबंधित अनेक कारक व्यक्ति के विकास में यहाँ पे सहायक होते हैं या फिर रुकावट भी डालते हैं। जहाँ तक शारीरिक विकास की बात है, उस पर वातावरण का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकास तो सीधी सी बात है कि उसके अनुवांशिकता पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उसका, लेकिन वातावरण का प्रभाव बहुत ही कम मात्रा पड़ता है। जैसे जहाँ पे ज़्यादा ठंडी है, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, उस पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन नॉर्मली बहुत कम प्रभाव पड़ता है। किंतु मानसिक विकास तक पर वातावरण का पर्याप्त प्रभाव देखने को पड़ता है। परिवेश का यह प्रभाव बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था और जीवन के अंतिम क्षणों तक चलता रहता है, जो वातावरण का प्रभाव होता है। जीवन की आवश्यक सुविधाएं, इसमें पहला है जो वातावरण का प्रभाव पड़ता है, उसमें पहला पॉइंट है जीवन की आवश्यक सुविधाएं।
मनुष्य के भौतिक एवं सामाजिक जीवन से जुड़ी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति विकास में बहुत ज़्यादा यहाँ पे सहायक होती है। कहीं कहीं पे देखेंगे आप लोग, उनके आसपास सारे भौतिक जो वस्तुएं होती हैं, सारे खनिज होते हैं, वो सब उपस्थित होते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, उनकी सुविधाएं अच्छी होंगी। और कहीं कहीं ऐसी है, पहाड़ी इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको सारी सुविधाएं जो हैं वो बहुत रेयर मिलेंगी, बहुत कम मिलेंगी। तो क्या है, रोटी कपड़ा और मकान जैसे नॉर्मल चीज़ों के लिए भी आपको वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और कहीं कहीं पे आसानी से मिल जाएगी। ठीक यही चीज़ इसमें होता है कि जीवन की आवश्यक सुविधाएं भी हमारे विकास में काफ़ी ज़्यादा योगदान देती हैं। अगला है पॉइंट यहाँ पे समाज और संस्कृति, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। समाज और संस्कृति का हमारे विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है। विकास पर समाज और संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। बालक के विकास पर उसके समाज तथा भौतिक एवं अभौतिक दोनों प्रकार की संस्कृतियों का प्रभाव पड़ता है। आप हिंदू धर्म के हैं तो आपकी संस्कृति अलग है, आप मुस्लिम धर्म के हैं तो आपकी संस्कृति अलग है, आप बौद्ध धर्म के हैं तो आपकी संस्कृति अलग है, आप क्रिश्चियन हैं तो आपकी संस्कृति अलग है, आप पंजाबी हैं तो आपकी संस्कृति अलग है। तो सभी का क्या है, सबका संस्कृति और का उसके विकास पे काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, समाज में प्रचलित रीति रिवाज, मान्यताएं और नैतिक मूल्य विकास की गति और दिशा का निर्धारण करते हैं। सामाजिक संस्थाएं भी अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा व्यक्ति के विकास में सहयोग देती हैं। सामाजिक संस्थाएं जैसे हो गया मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये हो गए आपके। तो ये संस्थाएं भी आपके जो विकास है उसके ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव डालती हैं, यानी कि समाज और संस्कृति का हमारे विकास में काफ़ी ज़्यादा योगदान है। अगला पॉइंट है रोग तथा चोट। बालक के विकास को रोग और चोट भी प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक चोट बालक के विकास को रोक देती हैं या उचित दिशा में विकास नहीं होने देती। अब किसी बच्चे को अगर बचपन में ही चोट लग गया, उसके हाथ में दिक्कत आ गई, अपंग हो गया किसी तरीके से, तो क्या वो कोई जो नॉर्मल इंसान जैसे कोई हाथ वाला काम करते हैं वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएगा वो। तो उसमें क्या होगा, उसके विकास में कहीं ना कहीं उसको बाधा डालता है, उसकी वृद्धि में बाधा डालता है रोग और चोट। अगला पॉइंट है पारिवारिक पृष्ठभूमि, कि उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। पारिवारिक वातावरण और परिवार के में स्थान बालक के विकास को काफ़ी प्रभावित करता है, यानी कि उस बालक का परिवेश कैसा है। पारिवारिक पृष्ठभूमि, जैसे डॉक्टर के बच्चे अक्सर डॉक्टर बन जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, पारिवारिक पृष्ठभूमि का प्रभाव है। या परिवार में उसको कोई वहाँ पे स्थान मिल रहा है कि नहीं, उसको हमेशा नेग्लेक्ट किया जा रहा है कि नहीं किया, उसको ध्यान रखा जा रहा है उसका कि नहीं रखा जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है बालक को बहुत ज़्यादा विकास में उसके प्रभावित करती है। यदि परिवार आर्थिक रूप से संपन्न और खुले विचारों वाला है तो बालक की भी स्वस्थ खुले विचारों वाला होगा। परिवार में बालक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। परिवार में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बच्चे का विकास प्रथम बच्चे की अपेक्षा तीव्रता से होती है, यानी कि कम होती है, क्योंकि बाद में उत्पन्न बच्चों को विकसित वातावरण प्राप्त हो जाता है तथा उसे बड़े भाई बहनों के अनुकरण करने का अवसर भी प्राप्त होता है। ठीक है, तीव्रता से होती है। अगला पॉइंट है यहाँ पे देखेंगे विद्यालय। विद्यालय का क्या महत्व है, सबसे ज़्यादा महत्व विद्यालय का भी होता है हमारे विकास पे। बालक के विकास में विद्यालय के वातावरण, अध्यापक तथा शिक्षा के साधनों की निर्णायक भूमिका होती है। आपका विद्यालय अगर खुले विचारों वाला है, वातावरण वहाँ का अच्छा है, अध्यापक अच्छे हैं, कोई वहाँ पे भेदभाव नहीं करते हैं, सबको समान रूप से पढ़ाते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, तो उसका भी आपके विकास पे काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि विद्यालय का प्रभाव भी आपके विकास और वृद्धि पे, दोनों पे काफ़ी गहरा पड़ता है। जिन विद्यालयों में कक्षा शिक्षण के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाएँ जैसे खेलकूद, पीटी, एक्सरसाइज वगैरह थोड़े थोड़े ये कराए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं, वहाँ के बालकों की अपनी प्रतिभा के विकास का अवसर ज़्यादा मिलता है उनको। जिन विद्यालयों में बालकों को के लिए निर्देश यहाँ पे दिया जाता है, उनको सिर्फ पढ़ाई कराई जाती है, वहाँ पे उनका विकास कम हो पाता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक और वृद्धि और विकास क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको क्लास प्रोवाइड की जाएंगे सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।